हमने इकबाल जुर्म के बारे में एक लेक्चर रिकॉर्ड किया था, फौजदारी वकालत में महारत कैसे हासिल की जाए इस सिलसिले में। तो काफ़ी दोस्तों ने ये कहा था कि सर इकबाल जुर्म के बारे में कोई तफसीली लेक्चर करें। मैं हूँ सिकंदर जावेद, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, और मैं अपनी वकालत फौजदारी वकालत के सिलसिले की हमने एक सीरीज़ शुरू की है जिसका आज ये 9वां लेक्चर है। तो हम आज इकबाल जुर्म को ज़रा तफसील से करेंगे। तो इकबाल जुर्म जो है इसकी कई नोयत हैं और कई स्टेजेस हैं, तो हम इसको थोड़ा सा तफसील से आपको बताते हैं। पहला इकबाल जुर्म होता है तफ्तीश के दौरान। पुलिस के पास अगर इकबाल जुर्म किया जाए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। एक होता है अदालती इकबाल जुर्म, एक होता है गैर अदालती इकबाल जुर्म, जुडिशल कन्फेशन एंड एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन। अब जो जुडिशल कन्फेशन है उसकी तो अहमियत है। जो एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन है ये गवाहों के सामने होगा या पुलिस के सामने होगा। तो जो गवाहों के सामने होता है उसकी तो थोड़ी बहुत जो है वैल्यू होती है, लेकिन वो साबित करना पड़ता है। लेकिन अगर पुलिस के पास इकबाल जुर्म किया जाए तो उसकी कोई कानूनी अहमियत नहीं होती। तो पहला जो इकबाल जुर्म है, तफ्तीश के दौरान अगर कोई मुल्जिम इकबाल जुर्म करना चाहे तो उसका तरीक़ेकार है 164 CRPC के तहत पुलिस उसको ज़ेरे हिरासत इलाका मजिस्ट्रेट के पास पेश करती है। इलाका मजिस्ट्रेट फिर उसके बाद पुलिस को बाहर निकाल के कमरा अदालत में और मुल्जिम को अकेले में कहती है, सोचने समझने का मौका देती है और कहती है कि देखो तुम जो इकबाल जुर्म करने के कानूनी तुम पाबंद नहीं हो, लेकिन अगर तुम इकबाल जुर्म ये करोगे तो फिर ये तुम्हारे खिलाफ बतौर शहादत पेश करेगा, तो इसलिए सोच समझ के करो। वो कहता है जी हाँ मैं इकबाल जुर्म करना चाहता हूँ, लेकिन मजिस्ट्रेट उसके बावजूद उसको थोड़ी देर के लिए 15-20 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए अदालत के अंदर ही एक साइड पे बिठा देगा, पुलिस के सामने नहीं। और ये उसको यकीन दिलाएगा कि देखो पुलिस तुम्हें कुछ नहीं कहेगी क्योंकि इसके बाद हम तुम्हें सीधा जेल भेज देंगे, पुलिस के पास तुम नहीं जाओगे। तो अगर तुम पुलिस के खौफ से कर रहे हो, तशद्दुद के खौफ से कर रहे हो, उन्होंने तशद्दुद किया है या तुम्हें खदशा है कि वो करेंगे, तो तुम पाबंद नहीं हो, तुम सही से बता दो। वो कहता है कि नहीं। तो मजिस्ट्रेट ने ये ऑब्जर्व करना है कि ये इकबाल जुर्म अपनी मर्जी से दे रहा है, किसी मजबूरी के तहत या खौफ के तहत नहीं दे रहा। तो उसको 15-20 मिनट, आधा घंटा सोचने का टाइम देंगे। उसके बाद उसको दोबारा बुलाएंगे और उस वक्त भी पुलिस वाले मौजूद नहीं होंगे, और या उसका वकील मौजूद होगा या प्राइवेट लोग मौजूद, लेकिन वो नहीं, पुलिस वाले मौजूद नहीं होंगे। उसके बाद वो कहेगा, दोबारा उसको बताएगा कि देखो तुम इकबाल जुर्म करने के पाबंद नहीं हो, अगर करोगे तो तुम्हारे खिलाफ ये इस्तेमाल होगा। तो वो कहता है जी हाँ मैं इकबाल जुर्म करना चाहता हूँ और अपनी मर्जी से करना चाहता हूँ। फिर पुलिस मजिस्ट्रेट जो है, इलाका मजिस्ट्रेट, उसका हूबहू जो वो बयान दे रहा है उसके अपने लफ्ज़ों में उसको लिखेगा। अपने लफ्ज़ों में नहीं, जो मुल्जिम जिन लफ्ज़ों में इकबाल जुर्म कर रहा है, मुल्जिम के लफ्ज़ों को तहरीर की शक्ल दे देगा, और जब वो मुकम्मल कर लेगा फिर उसको पढ़ के सुनाएगा। फिर उसके बाद वो अपना नीचे सर्टिफिकेट देगा कि मुल्जिम ने अपनी आज़ादाना रजामंदी से ये इकबाल जुर्म दिया। अब उसमें वो सज़ा नहीं दे सकता कि भाई अब तो इकबाल जुर्म कर लिया, नहीं। क्यों नहीं दे सकता? कि वो इलाका मजिस्ट्रेट उसकी ट्रायल कोर्ट नहीं है। अगर वो ट्रायल कोर्ट है तो फिर चलान मंगवा के पूरा केस देख के, अगर फिर भी मजिस्ट्रेट इकबाल जुर्म के बावजूद भी अगर ट्रायल कोर्ट को ये बावर हो कि इसने अपनी मर्जी से, आज़ादाना रजामंदी से ये इकबाल जुर्म दिया है, किसी मजबूरी या खौफ की वजह से नहीं, फिर उस इकबाल जुर्म की बुनियाद पर उसको सज़ा दी जा सकती है। इसी तरह फिर उस इकबाल जुर्म को वो लगा के चलान के साथ, अगर इलाका मजिस्ट्रेट नहीं है, सेशन कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट, तो फिर वो ट्रायल कोर्ट में उस इकबाल जुर्म की कॉपी लगा के साथ भेज देती है। फिर ट्रायल कोर्ट उसको देखती है, अगर वो समझती है कि इकबाल जुर्म पुलिस के खौफ से, फिर वो इकबाल जुर्म को एक तरफ कर देती है, और मुल्जिम भी कहता है जी हौसले तो मैं बड़ी खौफ विच सी तो मैं हौसले कीता सी, तो वो कहते हैं नहीं अब इसका ट्रायल चलेगा। अच्छा, अब दूसरा कन्फेशन का मरहला कौन सा है? दूसरा कन्फेशन का मरहला है कि जब अदालत में चलान आ जाता है और मुल्जिम को उसकी नकुल, गवाहान के बयानात की नकुल कॉपीज तकसीम कर दी जाती हैं और 1 हफ्ते के बाद चार्ज फ्रेम किया जाता है,
तो जब चार्ज फ्रेम किया जाता है तो उस वक्त उसकी बाद में उसका बयान लिखते हैं कि क्या तुमने एक ये चार्ज सुन लिया है फर्द जुर्म। वो कहता है जी जी। क्या तुम्हें अपने जुर्म से इकरार है। वो अगर कहता है कि हाँ जी मुझे अपने जुर्म से इकरार है तो उसको भी फिर इकबाल जुर्म समझा जाता है, कन्फेशन। लेकिन अगर वो कहता है अपने जुर्म से इकरार है तो फिर सेफ साइड ये है कि फिर उसका बयान लिखे, इकबाल जुर्म का बयान लिखे। अब इकबाल जुर्म का बयान किस सेक्शन के तहत होगा। अब 164 के तहत नहीं होगा, अब 364 के तहत होगा, ट्रायल कोर्ट में बयान होगा उसका। तो फिर इकबाल अपना क्यों ये सेफ साइड इस्तेमाल की जाती है, इसलिए कि जब फर्ज जुर्म लगाया जाता है तो बाज़ का तो उसमें जो प्रैक्टिकली जो है वो मुल्जिम का वकील ही सवालों के जवाब लिखवा देता है। तो अगर मुल्जिम ने अपना उसके वकील ने मुल्जिम के वकील ने अगर बदनीयती से या किसी अल्टीरियर मोटिव्स के तहत मुल्जिम की तरफ से इकबाल जुर्म लगा लिखवा दिया है तो वो नहीं। इसलिए अदालतों के ये केस ला हैं कि वो फर्द जुर्म खुद पूछेगा अदालत, और अगर अदालत उसको ले लेती है, उसको वो कह देता है हाँ जी मैंने जुर्म किया है, मुझे जुर्म का इकरार है, तो फिर अदालत चाहे तो 364 का बयान लिखे, या अदालत चाहे तो उसके उसी इकबाल जुर्म पे जो उसने फर्द जुर्म के बयान में किया, क्योंकि फर्द जुर्म के बाद भी उसका बयान होता है, उसको पढ़ के सुनाया जाता है, तो उसकी बुनियाद पर उसको सजा दे सकती है। अब तीसरी स्टेज के ट्रायल के किसी भी मरहले पर तमाम ट्रायल होने के बाद भी या तो उसके दौरान भी अगर मुल्जिम कहता है जी मैं इकबाल जुर्म करना चाहता हूँ, अब लाजिम है कि वो फर्द जुर्म वाला नहीं, 164 भी नहीं, अब जो है जो उसका बयान इकबाल जुर्म का होगा वो 364 के तहत होगा CRPC। और उसमें भी अदालत वो तमाम प्रिकॉशंस इस्तेमाल करेगी कि तुम पाबंद नहीं हो, तुम पे ये का अगर कोई खौफ है किस वजह से तो नहीं, अपनी मर्जी से दो, फिर उसको सोचने समझने का मौका देगी, फिर बयान रिकॉर्ड करेगी, फिर सर्टिफिकेट, फिर उसके इकबाल जुर्म की बुनियाद पर उसको सजा दे देगी। अब 2 सेक्शंस और इस्तेमाल होते हैं। तमाम शहादत होने के बाद प्रोसिक्यूशन की मुल्जिम का 342 का बयान होता है, 342 के तहत बयान होता है। अब 342 के बयान में वो ये कहते हैं कि तुम्हारे खिलाफ ये इल्ज़ाम था, ये इल्ज़ाम था, ये इल्ज़ाम था, तो मुल्जिम उससे इनकार करता जा। अगर मुल्जिम इकरार कर ले कि हाँ जी ये इल्ज़ाम सही है, मैंने किया था जुर्म, तो यहाँ पर भी अदालत पर ये वाजिब है कि वो तसल्ली करे कि वो 342 के बयान में ये बात क्यों कह रहा है, और अगर ज़्यादा सेफ साइड महसूस करें तो वो 364 का उसका बयान लिखे और फिर उसको रिलाई करके उसकी बुनियाद पर सज़ा दे दे। क्यों कि अदालत सोचती है कि भाई अगर इसने इकबाल जुर्म करना होता तो फर्ज जुर्म जब लगी थी तो उस वक्त ही कर लेता, तो कोई बात है ऐसी। तो अगर अदालत को तसल्ली होगी, वरना इकबाल जुर्म के बावजूद भी जो है वो अदालत उसको रिजेक्ट कर सकती है। वो कहती है प्रोसिक्यूशन अपना केस साबित करे, प्रोसिक्यूशन का केस साबित नहीं होता तो इकबाल जुर्म के बावजूद भी अदालत जो है वो उसको डिसबिलीव कर सकती है, सज़ा नहीं देगी। ये बड़ा मशहूर केस हुआ था जुल्फ़िकार अली भुट्टो का कि जब उनका ट्रायल चल रहा था तो कुछ जो है उस वक्त के जो जियाले थे वो अदालत में पेश होकर उन्होंने कहा कि जी हम इकबाल जुर्म करते हैं, ये जिस कत्ल का इल्ज़ाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो पे वो हमने किया। अदालत ने कहा नहीं, जिसका ट्रायल चल रहा है हमने तो उसका देखना है बयान, तुम्हारे इकबाल जुर्म पे हम तुम्हें सज़ा नहीं दे सकते। तो उनको अदालत से निकलवा दिया था बाहर। तो बात यह है कि 300 फिर उसके बाद अगर 342 का बयान होता है तो उसके बाद जो है फिर अदालत कहती है कि तुमने अपने डिफेंस में खुद गवाह बनना है, खुद गवाह हो गए, उसके तहत 340 के तहत फिर उसका बयान लिखा जाएगा। उसमें 342 के बयान में और 340 के बयान में ये फ़र्क है कि 342 का जो बयान है उस बयान पे मुल्जिम पे जिरा नहीं होती। क्यों कि वो बतौर गवाह नहीं दे रहा, वो उस वक्त बयान बतौर मुल्जिम दे रहा है। और अगर वो अपनी सफाई में खुद गवाही दे रहा है कि मैं जो है बतौर गवाह जो है अपने हक में असल हकीकत बताता हूँ, मैं बयान देता हूँ, तो अब वो बतौर गवाह बयान दे रहा है, तो इसलिए 340 का जब बयान होगा तो उसके तहत फिर उसमें क्रॉस एग्जामिनेशन होगी। फिर 340 के तहत वो अपनी गवाही नहीं देता, कहता जी मैं सफाई में अपने और गवाह देना चाहता हूँ, तो वो जो सफाई में गवाह आएंगे वो भी 340 CRPC के तहत आएंगे।
फिर उन पे भी क्रॉस एग्जामिनेशन होगी। लेकिन फ़र्क यह है कि अगर मुलजिम खुद गवाह बनना चाहता है तो उस पर क्रॉस होगी। उसके बाद हमने ये तमाम चीज़ें तफसील से देखी कि इकबाल जुर्म किस किस स्टेज पे हो सकता है और उसकी कानूनी हैसियत क्या है और उसके तहत अदालत उसके ख़िलाफ़ क्या फ़ैसला कर सकती है। हमें उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अपने कमेंट्स कीजिएगा और वही हमारी गुजारिश कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन ज़रूर दबाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।